हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स जो इस साल आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। पहले इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पिछले साल के क्वेश्चन लिए गए हैं और जो इस साल आ सकते हैं उसको भी लिए गए हैं, दोनों को कंबाइन किया गया है। ठीक, ताकि आपका पिछले साल का भी आपका कंप्लीट हो जाए, पता चल जाए, रिवीजन हो जाए कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और इस साल क्या क्या पूछ सकते हैं। सभी को यहाँ पे लिखा गया है, कंक्लूड किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। पहले इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तब किसी और क्वेश्चन को देखिएगा जो आपके मन में उठ रहा होगा, लेकिन आपके मन वाला क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, पहला है कि इसका हमें अनुचुंबकीय प्रकृति बताना है। नहीं, इसका अनुचुंबकीय प्रकृति का है TiH2O होल 6 3+ अनुचुंबकीय प्रकृति का है। क्यों है? ऑप्शन ए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, एक अयुग्मित के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण या इनके अनुप्रयोग के कारण। तो ऑप्शन है ए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसे देखा जाए? जैसे TiH2O6 3+ है, तो यहाँ पे हम इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे एक्स का। Ti को एक्स मान लेंगे, इसका 0 होता है ऑक्सीकरण अवस्था, 6 से गुणा करेंगे, इस जो बाहर में होता है उसको बराबर में ले लिया जाता है, तो एक्स बराबर आ जाएगा +3। यानी Ti ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। तो ध्यान रहे, परीक्षा में ऑक्सीकरण अवस्था निकालना भी पूछ लेता है। इसका कितना होगा? अब 22 होता है टाइटेनियम का, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो 22 में से बचा कितना? 19 बचा। तो 19 को सजाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 10, ये 18 1 19 हो गया। ये 0 है, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1। इसीलिए ये अनुचुंबकीय है। कितने इलेक्ट्रॉनों से? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता, भरा तो इसमें ही जाता है। 22 के अनुसार इसमें 4s2 हो जाएगा, इसमें 3d2 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाँ, 3d2 इसमें से 2 निकला, इसमें से निकला, तो इसमें 1 बचा, इसमें का 0 बचा। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इतना में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो वैसे ही निकालेंगे, इसको x मानेंगे। इसका CO का 0 होता है, CO कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल। और 4 से गुणा करेंगे, x बराबर 0। कुछ नहीं है, ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FeCO का होल 5 क्या है? साधारण यौगिक, जटिल यौगिक, द्विक लवण? कोई नहीं। साधारण यौगिक तो सिंपल होते हैं, NaCl KCl। द्विक लवण में 2 लवण होते हैं, NaCl K2CSO4, सब 2 उसमें लवण भाग लिए रहेंगे, जैसे फिटकिरी, पोटासियम। ये जटिल यौगिक की श्रेणी में आता है। उप सहसंयोजन यौगिक को ही जटिल यौगिक कहा जाता है। आगे देखते हैं। एथिलीन डाइएमीन उदाहरण है। एथिलीन डाइएमीन का होता है CH2NH2 CH2NH2। तो इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसलिए द्विधांतुर लिगंड हो गया। इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन, EN शॉर्टकट EN होता है। मोर लवण का सूत्र है, मोर लवण का सूत्र है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू, नहीं हाँ ये इंटू 2, द्विक लवण है ये, इसमें 2 लवण है, एक FeSO4 एक NH4 का होल ट्वाइस SO4 और जल की मात्रा। ये किसका है? तो ये फिटकिरी का सूत्र है K2SO4। ये है, देख लेंगे, नोट्स दिया गया है नीचे लिंक में, वीडियो बनाया गया है इसके नोट्स का, इस 9 अध्याय का, उसमें जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल में। अब इसका हमें CR की उप सहसंयोजन संख्या बताना है। इसमें जो CR है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो जितने भी ये CR से ये जुड़े ना, C2O4, इसकी संख्या को ही कहा जाता है उप सहसंयोजन संख्या। तो यहाँ पे तो 3 दिखा रहा है, तो क्या 3 हो जाएगा? नहीं, ये द्वितंतुर है, इसमें 2 परमाणु जुड़ते हैं,
2 दाता परमाणु जुड़ते हैं, इसलिए 3 दूना के 6 होगा। कैसे, आगे दिखाते हैं आपको, इसको देख लीजिए, आगे देखते हैं। तो CO का CN बराबर हो जाएगा 3 गुणे 6, 3 गुणे 2 बराबर 6। ऐसा क्यों? क्योंकि ये द्वितंतु लिगंड है। द्वितंतु का मतलब इसमें 2 दाता परमाणु रहेंगे, 2 को देने वाले, 2 को ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए 3 तो ये टोटल है, लेकिन इसमें 2 शामिल है जोड़ा में, तो 3 दूना के 6 माना जाता है। ध्यान रहे, क्लियर, आपको नोट्स में मिल जाएगा, नीचे उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। अगला है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट का किसका आवश्यक घटक होता है? अच्छा, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट किसका आवश्यक घटक होता है? तो जो भी फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट होते हैं उसमें सिल्वर ब्रोमाइड लगा रहता है। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब वही जिससे जैसे कोई प्रयोग हो रहा है तो दोनों तरफ ग्राफिक्स लगे रहते हैं, ठीक, उसमें यही सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है हेक्सा एमिन प्लेटिनम IV क्लोराइड का सही सूत्र है। सही सूत्र, ठीक, ध्यान रहे, इसमें IV 4 दे रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था 4 होगा प्लेटिनम का। तो हेक्सा ये भी है, हेक्सा ये भी है, 6 को हेक्सा कहते हैं, ये भी है, ये भी है, सब में एक ही जैसा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, सबका क्लोराइड ही होगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसी को ढूंढना है। सबका नाम एक ही जैसा होगा, बस ये अंतर होगा। देख लेते हैं, यहाँ से 0 होता है, इसका 0 होता है, तो ये 4 बचेगा, है ना। इसका 0 होता है टोटल, तो खत्म कहानी। ये -1 होता है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन 4 से गुणा होगा तो 4 गुणा, मतलब कि 4 से 1 में गुणा होगा तो -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे कोई आवेश नहीं, इसलिए 0 लिया जाता है। x, इसको मानेंगे x प्लस, इसको मानेंगे 0 गुणे 6 बराबर माइनस, बराबर नहीं, अभी प्लस -1 गुणे 4 करेंगे तब बराबर 0 लेंगे। इसके ऊपर कुछ भी आवेश नहीं, इसलिए 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये सबका अलग अलग आएगा। ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना जानते हैं, अभी इसी में आपको मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, CR की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसके ऊपर +1 है ना, तो इसी को बराबर में 1 लेंगे, +1। तो यहाँ पे देखिए CrH2O4 H2O को होल 4 Cl2 प्लस आयन, इसको x मान लिया, इसका 0 होता है, 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि 4 बार आया है। इसका -1 होता है, और कितनी बार आया, 2 बार, गुणा कर दिए, -2 उधर जाएगा +2, और इसका तो 0 खत्म कहानी, इधर 1 बचा, +1 से 1 लिया गया, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी मार देंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें Mg है? Mg था तो मैग्नीशियम। तो यहाँ पे बड़ा ही खास बात है कि क्लोरोफिल, हीमोसाइमिन, हीमोग्लोबिन, विटामिन, ये सब जटिल यौगिक हैं, उपसह संयोजन यौगिक ही है। इनमें से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, विटामिन में तो कुछ और पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके केंद्रीय परमाणु के रूप में यही रहता है Mg सेंट्रल में, जैसे यहाँ पे Fe है ना, उसी तरह इसमें हीमोग्लोबिन में लोहा होता है Fe, इसमें मैग्नीशियम होता है। आगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 का सूत्र है। पोटेशियम, ये भी पोटेशियम, ये भी पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम, हेक्सासाइनो, हेक्सा नहीं, ये टेट्रा तो ये तो गलत, हेक्सासाइनो, ट्राइसाइनो तो ये भी गलत, ये दोनों है, इन दोनों में कंपेयर करना है। ये भी फेरेट है, ये भी फेरेट है, बस अंतर क्या होना है, ये इससे लेना देना है। तो देख लीजिए, इसका -1 होता है, उधर जाएगा -1 गुणे 6 बराबर -6, उधर जाएगा +6, 4 घटेगा तो 2 बचेगा, ये तो गलत। इसमें देखते हैं -1, इसका -1 होता है, -1 में 6 से गुणा होगा तो 6, अब उधर जाएगा +6, और 3 घटेगा तो 3 बचेगा, ऑप्शन बी, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा मायने रख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि Na3, ये सोडियम है, Cr इतना में Cr की उपसह संयोजन संख्या बताना है, तो वही द्वितंतु लिगंड 3 दूना के 6 लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या कर सकते हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। हाँ, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देते बल्कि जोड़ा इलेक्ट्रॉन देते हैं, 3 नहीं। अगला है ये
इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो इसका -6 उधर जाएगा +6, 4 घटेगा 2 बचेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये है क्या है, द्विक अम्लीय साधारण उपसह संयोजन यौगिक है। तो ऐसा जब भी देखे ना बड़ा कोष्टक, तो हमेशा इसी को मारिएगा, जटिल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण TsP2 है, तो ये तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि केंद्रीय धातु का प्रसंकरण इतना है, तो गिनिए यहाँ पे डी का मतलब इसको 1 मानिए, ये एक ऑर्बिटल है, ये 2 और ये 2, 4 ऑर्बिटल, कुल मिला के इसमें 4 ऑर्बिटल है। ये 2 है और ये 1 और ये 1, 4 रहता है तो चतुष्फलकीय आकृति बनाता है या वर्ग समतलीय बनाता है। ठीक, तो अब समझना है कि ये 5 है तो ये होगा ही नहीं, ये 4 है तो ये होगा, और ये 4 है तो ये होगा, दोनों होंगे। लेकिन दोनों होंगे मतलब अभी टेंशन मत लीजिएगा, अभी समझा रहा हूँ मैं। इसमें दोनों पे टिक मार दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 है तो ये तो 6 रहता है तो अष्टफलकीय होता है, इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। 5 होगा ही नहीं, 4 रहता है, 4 है तो चतुष्फलकीय होंगे। अब इन्हीं दोनों में डिसीजन लेना मेनली कौन होगा। ठीक, तो यहाँ पे CO और CN है, ये प्रबल लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत लगा देता है, इस कारण से इसका प्रसंकरण DsP2 हो जाता है। इसमें सीधा सीधी रहता है। ठीक, इसमें sp3d होता है, इस वाले में जो होता है ये आपको मैं सारणी दिखाता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मैं अभी एक सारणी दिखा देता हूँ, नीचे लिंक में भी उसका मिल जाएगा आपको नोट्स, पूरा वीडियो बनाया गया है कि कैसे कैसे कितना रहेगा तो कितना आकार होगा, कैसा होगा। फिर भी आपको मैं अभी सारणी दिखा देता हूँ, इस पे सारणी पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। sp3 अगर संकरण है तो वो चतुष्फलकीय होगा आकृति। इसमें कौन कौन आ रहा है, NiCl4 NiCO का होल 4 मिल गया ना, MnCl4CO। और जब DsP2 है तो कैसा होगा, वर्ग समतलीय होगा। और इसमें कौन कौन आ रहा है, NiCN4। क्लियर, हमें दिया है DsP2 किसका होगा, तो हम मार देंगे NiCN4 पे। तो क्या करेंगे, NiCN4 पे मारेंगे, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। ठीक, वो सारणी याद रखिएगा, नीचे आपको नोट्स के वीडियो बना दिए गए हैं पूरा कंप्लीट, उसको देख लीजिएगा। अगला है किस यौगिक की चुंबकीय चतुष्फलकीय आकृति है, तो वही वाली बात फिर आ गई, किसकी चतुष्फलकीय आकृति है। भाई DsP2 होता है तो वर्ग समतलीय होता है, sp3d होता है, sp3 होता है तो चतुष्फलकीय होता है। तो इसमें ये सब DsP2 दिखाते हैं, सब DsP2 वर्ग समतलीय, और ये है चतुष्फलकीय आकृति। इनका आएगा आपका sp3, इसका भी sp3 आएगा, इसलिए D मार देंगे। यहाँ पे देख भी लीजिए निकाला गया है, निकल का 28 होता है और सजाएंगे तो बाहर 6 आएगा। ये दुर्बल लिगेंड होता है Cl, इसलिए हुंड के नियम के अनुसार ही भरेंगे, विपरीत नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो बाहर का 4s भाग लेगा, P भाग लेगा, इसमें का भाग नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए अगर इसमें का भाग लेता है तो एक D और एक S और P, 2 P भाग लेंगे तो हो जाएगा DsP2 हो जाता है। लेकिन अभी बाहर वाला भाग लिया तो sp3 संकरण। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा, तो किसका होगा। इसमें क्रोमियम, इसमें लोहा, इसमें Fe, इसमें Ni। देखते हैं, जितना ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें 2 है, इस तरह करने पर इसमें कितना है, 4 है। तो Fe है, Cr है, तो Fe का तो काम हो गया। अच्छा समझते हैं पहले, इसमें 0 है तो 3, इसमें भी 0, इसका 0 हो जाएगा, इसका -2 इधर जाएगा +2, यानी +2 होगा इसका। यहाँ पे इसका +3 है क्रोमियम का, इसका 0 होगा। निकल 0 है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा। तो इसमें भी कितना है, तो -6 उधर जाएगा +6, इसका 2 बचेगा, इसका Fe का इसका 2, इसका भी 2, दोनों का बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो Fe है इसका सबसे ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन है 4, और यहाँ पे इसका क्रोमियम का 3 बचा ना,
तो 3 है, तो इसमें 2 ही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। निकल का देख लेते हैं, निकल का निकाला ही नहीं है। निकल का 0 28 होता है, तो 26 हुआ, इसके चलते 26 है, तो यहाँ पे और 2 भर देंगे तो 28 हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा, 2, यहाँ पे 6, इसमें भी 4 ही रहेगा। क्या बताना है? देखिए, जटिल यौगिकों में किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। चुंबकीय आघूर्ण बताना है किसका सबसे ज्यादा होगा। तो इन दोनों में भी समान हो गया, इसमें तो कम है, इसमें भी 4 है, समस्या हो गया ना। तो देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसका 0 होता है, इसका 6 से गुणा करेंगे 0 में, टोटल 0, इसका -2 होगा, उधर जाएगा +2। तो यहाँ पे इसने 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसमें से अच्छा, हाँ सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा ना। निकल का 28 होगा, तो 28 होता है ना, तो इसमें 8 आएगा, 8। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें भी कम है, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। ठीक, इसमें -6 है, उधर बराबर 4, तो प्लस -4 इधर है, इधर जाएगा +6, इसका भी 2 बचेगा, इसका भी 2 बच रहा है। तो दोनों ही होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों में बच रहा है। फिर भी देखते हैं और कुछ मिलेगा। Fe2 2 इलेक्ट्रॉन, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी उतना ही, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। तो यहाँ तक तो 20 हो जाता है, यहाँ पे अगर 2 भरते हैं तो 20, 6 26 होता है, इसमें से 2 उड़ गया इसमें का, तो केवल बचा 24 बचा, इसलिए यहाँ पे 6 में से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इस तरह देखेंगे तो दोनों ही हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से क्या इसमें कुछ है ही नहीं, यही तरीका निकालने का, दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन तब गलती से सेट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए। कभी कभी पहले 2018 से पहले जितना पूछता था उधर सब एक 2 ऑप्शन वाला दे देता था, तो वैसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है वहां से सेट कर दिया गया हो। ठीक, 2018 से पहले भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। अब आगे देखिए, K3 इतना की Cr की, इसमें Cr की उपसंयोजन संख्या क्या होगी Cr की? इसका ये द्वितंतु लिगेंड है OX, ऑक्जिलेट आयन C2O4, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो जिसका sp3 होगा वो चतुष्फलकीय है। इनमें का सबका dsp2 आता है, dsp2, तो इसलिए सब वर्ग समतलीय है, ये होगा चतुष्फलकीय। यहाँ पे इसको भी मारा है PDCl, अच्छा हाँ सही बात है। Cl, ये Cl है ना, क्या कहा जाता है, दुर्बल लिगेंड है, तो ये हुंड के नियम को विपरीत नहीं करता, लेकिन ये दोनों प्रबल लिगेंड है, ये हुंड के नियम को विपरीत करते हैं, तो इसमें हो जाएगा dsp2, इसमें भी हो जाएगा dsp2, यानी वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, लेकिन इसमें हो जाएगा sp3, इसमें sp3, ये दोनों चतुष्फलकीय आकृति। तो बोले ना 2018 से पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें डबल ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि उस समय के लिए क्या कहा जाता है, गोला भरने के लिए नहीं आता था, उस समय केवल कॉपी पे ही लिखना होता था, इसलिए 2 ऑप्शन एक साथ दे देता था। लेकिन अब तो गोला भरने वाला है, तो अब एक एक ऑप्शन देता है, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे समझ में, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा परीक्षा में, उसमें मिलेगा भी तो एक ऑप्शन रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये है क्या है, वही जटिल लवण, लवण दे दिया, जटिल यौगिक होना चाहिए, लवण नहीं है। जैसे आयनिक है ना, तो लवण होता ही है, इसमें धनायन है, ये ऋणायन है, तो ये लवण हो ही जाएगा, क्योंकि लवण में एक प्लस आयन एक माइनस आयन होता है। तो जटिल पे ही मारेंगे या उपसर संयोजन पे मारेंगे। ठीक, अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। हम क्या देख रहे हैं कि इस चैप्टर से केवल IUPAC नाम पूछ रहा है, फिर से ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, फिर से उपसर संयोजन संख्या पूछ रहा है, और लिगेंड पूछ रहा है, कौन सा लिगेंड है। ठीक, यही सब आएगा इस चैप्टर से।
अभी देखिए 2 नंबर में इसका यूपीएससी नाम पूछा है, अप्रभावी परमाणु क्रमांक पूछा EAN। देखिए इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं, पहले ये इसका धनायन का नाम लिखते हैं तो पोटेशियम, इसके बाद इस 6 का नाम लिखते हैं हेक्सा, फिर CN का नाम साइनो, फिर इसका नाम फेरेट होता है। कैसे नाम लिखा जाता है बताया गया है डिटेल में, नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो, इसका पूरा कंप्लीट नोट्स का वीडियो मिल जाएगा। 3 आएगा ऑक्सीकरण संख्या, उसको कोष्ठ में लिख दिया जाता है। कैसे, तो ये 6 माइनस 1 का गुणे 6, माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6, 3 घटेगा तो इसका 3 होता है, माइनस 3 हो जाएगा, 3 ही होता है, ये प्लस 1 होता है, और 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3, 6 में से 3 घटा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, इसलिए 3 लिखा गया। EAN कैसे निकालते हैं, तो परमाणु संख्या केंद्रीय जो धातु है फेरेट यानी लोहा, उसका परमाणु संख्या गुणे उसकी ऑक्सीकरण संख्या गुणे प्लस माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे उप सहसंयोजन संख्या। जेड का मान कितना है 26, ON का मान कितना आएगा +3, यहाँ पे लिखा ही है। CN का मान कितना है, ON नहीं CN, उप सहसंयोजन संख्या 6 है, क्योंकि इसको 6 CN एक दंतुर लिगेंड है, ये 6 बार घेर रखा है तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए 26 माइनस 3 प्लस 2 गुणे 6 आ जाएगा आंसर हमारा 35। क्लियर। आगे भी हमें IUPAC नाम ही लिखना है, आगे देखते हैं। तो इसका IUPAC नाम लिखना और इसका लिखना है, इसका ये पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, ऑक्सीकरण 2 आएगा, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ये ऐसे मत कर दीजिएगा आप भी, इसको मैं बनाते बनाते मेरा पता चल गया कि कैसे कैसे करना, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। फिर इसका नाम लिखा जाए, इसमें टेट्राएमिन, अच्छा इसमें एक कोबाल्ट है, CO मेन धातु है, इसमें Cl2 भी जुड़ा है और NH3 भी जुड़ा। पहले इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये है एमिन और ये है क्लोरीन, ए पहले आता है क्लोरीन बाद में आता है C, ये C से शुरू हो रहा है, ये A से शुरू हो रहा है, इसका नाम पहले लिखेंगे टेट्राएमिनो, टेट्राएमिन लिखा है, टेट्राएमिनो भी लिखा जाता है। डाइक्लोरो, इसको कोबाल्ट लिखेंगे। अब बाहर में क्लोराइड, इसके Cl है तो इसका क्लोराइड, ऑक्सीकरण संख्या 3, क्योंकि ये तो 0 खत्म कहानी है, -1 और -2 उधर जाएंगे, तीनों मिलकर +3। इसमें देखा जाए क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है, वही वाली बात, बार बार IUPAC नाम पूछ रहा है। ये प्लेटिनम धातु है, इसका नाम बाद में, पहले इसका नाम डाईएमिन, डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। Cl2 है, Cl उसे कोई लेना देना, बस क्लोराइड ही होगा। शुरू में पोटेशियम चाहे 1 गो है, 2 गो है, 4 गो है, उससे लेना नहीं, बस पोटेशियम लिख देंगे। ठीक, मेनली ऑक्सीकरण संख्या पे ध्यान देना है कितना होगा। तो इसका है -2, इसका -2 उधर जाएगा, दोनों का +4 हो जाएगा, इसका तो 0 खत्म कहानी। इसका नाम देखते हैं, टेट्राएमिन डाइक्लोरो क्रोमियम, प्लस बाहर में ना तो हल करेंगे तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था आएगा। और ध्यान रहे यहाँ पे कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे निकलेट 8 लग गया है। 8 कब लगता है तो इसका कारण बता देता हूँ। जब भी जो लिगंड रहता है, ऋणायनिक लिगंड रहता है, ऋणात्मक लिगंड, तो उसके लिए 8 लगा देते निकलेट। यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि ये उदासीन लिगंड है, ये ऋणायनिक है लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा है। फिर से यहाँ पे भी नहीं लगा है, प्लेटिनम है, क्योंकि ये उदासीन लिगंड भी इससे जुड़ा हुआ है। खाली ऋणायनिक जुड़ा हो तो 8 लगा देते हैं। ठीक, इसका भी नोट्स बताया गया है, नोट्स में क्लियरली। H2O को, अच्छा यहाँ पे समझिए नोट करके क्या बताया गया है। H2O NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0, EN का भी 0 होता है, एथेन 1,2 डाइएमिन का भी 0 होता है, ऑक्सीलेट आयन का भी, अच्छा ऑक्सीलेट का इसके ऊपर -2 आवेश होता है, इसलिए इसका -2, Cl माइनस का -1 ऑक्सीकरण अवस्था, CN यानी साइनो का होता है -1 और इसका भी होता है 0। ठीक, ये EN का पूरा नाम बताया गया है। अब आगे देखते हैं।
अब अगला है चौथा क्वेश्चन। इसमें बताना है हमें दिए गए यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। यानी बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी इनका IUPAC नाम लिख रहा है। तो चलिए मान लीजिए पहले किसका नाम लिखते हैं, तो जो यहाँ पर A है और B है, दोनों दो दिया है, तो इनका तुरंत आंसर लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आंसर लिख सकते हैं आप। इसका नाम लिखेंगे हम लोग, 4 है तो टेट्रा, इसको कहा जाता है एमिन, टेट्रा एमिन, एमिनो भी लगा सकते हैं, टेट्रा एमिनो, एमिनो नहीं, एमिनो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई कार्बनिक यौगिक का नहीं लिखा जा रहा है। उपसंयोजन यौगिक में खाली एमिन लिखेंगे, ठीक। और ये कॉपर को कहा जाता है कॉपर, इसका ऑक्सीकरण 2 आएगा। क्लोराइड लास्ट में जो भी होगा Cl2 Cl3 Cl रहेगा, क्लोराइड ही लिखा जाता है, ठीक। अब ये 2 कैसे आया, तो इसका तो 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो टोटल 0 खत्म। इसका -1 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो -2 उधर जाएगा बराबर के, तो +2 हो जाएगा, ठीक। अगला है इसका IUPAC नाम लिखना है, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो हेक्सा 6 है तो हेक्सा, CN का साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट लिखेंगे। जब भी कोई ऋणात्मक आयन लिया जाता है तो उसके लिए इसमें 8 लगा देते हैं, तो वही 8 लगा है फेरेट। यहाँ पे भी 2 होगा ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे इसका -1 गुणे 6, -6 उधर जाएगा +6, इसका 1 गुणे 4 +4 उधर जाएगा -4, घटेगा तो 2 बचेगा। अगला है निम्नलिखित का ज्यामिति बताना है। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन चेंज हो गया है कि अगर sp3 है तो ज्यामिति का क्या होगी, D2sp3 है तो ज्यामिति क्या होगी। तो ध्यान से देखें तो sp3 का मतलब कितने ऑर्बिटल हैं, कितने कक्षक हैं, तो 3 और 1 4 है, तो 4 की स्थिति में चतुष्फलकीय। और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 4 6 है, तो 6 की स्थिति में अष्टफलकीय। तो 6D पहले रहे चाहे D बाद में रहे, अगर 6 रहेगा तो अष्टफलकीय होगा। यहाँ पे थोड़ा अलग है, अगर sp3 है तो चतुष्फलकीय, लेकिन अगर शुरू में D और sp2 आ जाता है तो यहाँ पे वर्ग समतलीय हो जाता है, ठीक। इसका सारणी मैंने आपको अभी दिखाया पहले, और नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा पूरे नोट्स का, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं कि क्या किसका कैसा ज्यामिति होता है। अगला है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसमें निकालना है और इसका निकालना है PT का, तो वही इसका CN6 हो जाएगा, -1 है तो गुणा 6 करेंगे, -6 उधर जाएगा +6, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0 ही लेंगे, इधर जाएगा तो +6। इसका 4 उधर घटेगा तो 4, यानी 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा। और इसका -1 होता है, 4 से गुणा करेंगे -4, इधर भी -2 है, ये -4 इधर जाएगा +4, -2 और +4 आएगा आंसर -2। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पोटेशियम का +1 होता है, गुणे 4 कर दिया गया है, इसको x मान लिया गया है। इसका -1 होता है, गुणे 6 कर दिया गया है। कुछ आवेश नहीं तो यहाँ पे 0 ले लिया गया है, तो अब हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। उसी तरह यहाँ पे भी किया गया है, प्लेटिनम में भी इसका -1 होता है, गुणे 4 किया गया, उधर जाएगा +4, घटेगा आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है दिए गए यौगिकों के IUPAC नाम लिखे। वही वाली बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अब इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखें, तो पहले जो अल्फाबेट में पहले शुरू होता होगा उसका नाम लिखेंगे। ये एमिनो, बाद में क्लोरो, तो पहले एमिनो। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये हो जाएगा टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो, नहीं केवल क्लोरो होगा, टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो, हाँ गिना जाएगा इसको भी, टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड। यहाँ पे देख सकते हैं टेट्रा एमिन लिखा है, एमिनो नहीं कहेंगे, एमिन ही कहेंगे, और डाइक्लोरो इसके लिए कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। आगे देखते हैं।
यहाँ पे बी का आंसर दिया है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो शुरू में K3 है तो इसका नाम पोटेशियम, फिर 6 CN है तो इसका हेक्सासाइनो, और Fe को फेरेट कहेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है साइनो, और 3 आएगा क्योंकि 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। ये पोटेशियम 3 है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु क्रमांक की व्याख्या करें। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN होता है, उसकी व्याख्या करना है। तो लिखेंगे संकुल में अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सिडविक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक का सिद्धांत दिया था। सिडविक ने दिया था इसे लिगंडों की दाता परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के बाद, जो भी लिगंड होते हैं वो परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इसके बाद की स्थिति बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो केंद्रीय परमाणु या आयन के पास होती है उसे प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। अच्छा, यानी केंद्रीय परमाणु सभी जगह से इलेक्ट्रॉन लिया है तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वही जो इलेक्ट्रॉन है उसी को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और इसका निकालने का तरीका है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर केंद्रीय, इसको EAN से सूचित किया जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे उपसह संयोजन संख्या। या यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो EAN बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक। EAN बराबर आप मैनेज कर लीजिएगा, आप EAN बराबर शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु संख्या Z माइनस ऑक्सीकरण संख्या ON प्लस 2 गुणे क्या करना है, उपसह संयोजन संख्या CN। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो केंद्रीय परमाणु है, उसके पास उसने लिगंड से भी इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक, और मतलब कई सारे लिगंडों से इलेक्ट्रॉन लिया, उसके अपने भी इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो टोटल कितना आया कर देंगे, आंसर हल जो आएगा आंसर वही हो जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का ज्यामिति बताना है। sp3 का ज्यामिति क्या होगा, चतुष्फलक। sp का क्या होगा, इसमें 2 ही ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल हमेशा रैखिक बनाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, लेकिन उससे पहले ये एक और भी है, इसको देख लीजिए। इसका IUPAC अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Fe दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में इसको तोड़ेंगे तो 4Fe3 प्लस 3 FeCN6 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये ऐसे होता है कि Fe का मान लीजिए 3 ऑक्सीकरण संख्या था तो 3 इसके सामने आ गया, और इनका था 4 तो 4 Fe के सामने आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। इधर मान लीजिए Fe था, इसका 3 ऑक्सीकरण संख्या था, इधर FeCN6 इसका था 4, क्योंकि इसके ऊपर 4 माइनस है, इसके ऊपर 3 प्लस है, ये इसको पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया। इस प्रकार Fe के नीचे 4 हो गया, और जो FeCN6 है उसके नीचे 3 आ गया। इस प्रकार हो गया, ठीक। ये छिप गए, ये आयन छिप जाते हैं जब ये जुड़ते हैं तो आपस में, इसलिए इसको फिर से तोड़ दिया गया, और इनकी संख्या भी बता दी गई कि ये 4 एक तरह से Fe का संख्या भी बताता है। Fe कितना है, 4 है, और ये कितना है तो 3 है, ठीक। तो अब नाम रखेंगे इसका आयरन, और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे इसकी 3 होगी क्योंकि 3 त्याग है। इस पे ध्यान नहीं देंगे संख्या पर, और यहाँ पे देखेंगे तो हेक्सासाइनोफेरेट, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा इसका
तो मान लीजिए इसका -6 होगा, इधर जाएगा +6, 4 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा। इस पे ध्यान नहीं देंगे 3 और 4 पे। अब अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे क्या करना है कि पहला में कह रहा है ए कि इसका ज्यामिति बताएं, दूसरा कह रहा है कि इसका यह अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, क्यों? यह अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय क्यों है, इसकी ज्यामिति बताना है। तो यहाँ पे 4 Cl जुड़ा है, यानी कि चतुष्फलकीय जैसा संरचना बन रहा है या वर्ग समतलीय जैसा। लेकिन हम इस तरह क्लियर नहीं कर सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। ज्यामिति क्या होगा, चुंबकीय अनुचुंबकीय कैसे होगा, पूरे डिटेल में हल करना पड़ेगा। तो ए वाला हल करते हैं। इतना दिया है और मैं निकेल का सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, +2 आएगा इसका। ये -1 होता है गुणे 4, -4 उधर जाएगा +4, 2 घस में से घटेगा तो आएगा 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है निकेल ने। पहले 28 था, अब कितना बचा, 2 त्याग दिया तो 26 बचा। उस 26 को भरेंगे इसमें। 1s2 2s2 2p6 10 तक हो गया। 3s2 3p6 18 4s0 3d5 18 और 5 18 5 नहीं हो, यहाँ पे 6 होगा। 18 6 नहीं 18 नहीं हुआ, 10 8 18 18 19 20, हाँ यहाँ पे 8 था, ठीक ना। 8 मिलाएंगे तब जाकर 26 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से हल करेंगे। 3D को पहले लेंगे क्योंकि ये 3D तीसरे कक्षक में आता है, 4 तो बाहर है, ये तो चौथे कक्षक का है, इसलिए इसको बाहर में लेंगे 4s। एक 4p भी ले लेंगे क्योंकि चौथे कक्षा में SP3SP DF चारों आता है, तो 4s लिए, 4p भी साथ में ले लिए। अभी ध्यान से देखा जाए तो 4s 0 है, खाली है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी में का इलेक्ट्रॉन क्यों उड़ाया गया, इसमें का क्यों नहीं उड़ाया गया, तो कहा क्योंकि ये सबसे बाहरी कक्षा है, पहले बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तब आंतरिक कक्षा के, इसीलिए ये खाली है। तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5, ये जोड़ा में 6 7 8 है। 4s खाली है तो 4p भी खाली है। अब Cl, इसमें जो Na से Cl जुड़ा है वो दुर्बल लिगेंड है, तो क्या होगा, दुर्बल लिगेंड है तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए हैं वो हुंडी के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे अगर दुर्बल रहेगा तो। अगर प्रबल रहेगा तो हुंडी के नियम के विपरीत हो जाएगा, उल्टा भरा जाने लगेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक बार सीधा सीधी भर ले रहे हैं तब उल्टा लगा रहे हैं, या उस तरह नहीं करेंगे, पहले से उल्टा सीधा मतलब कि ऊपर नीचे, हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ लगाते चलेंगे। यानी ये खाली हो जाएगा, तब ये वाला और ये वाला भाग लेगा, तब हो जाएगा। उस स्थिति में संकरण क्या हो जाएगा, DSP, मान लीजिए 2 भाग ले तो P2, 3 भाग लेगा तीनों तो P3 हो जाएगा। तो Cl दुर्बल है तो अभी सीधा सीधी जैसे इलेक्ट्रॉन भरे एकदम सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन हुंडी के नियम से भर दिए गए हैं। Cl दुर्बल लिगेंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जिस तरह भरे जाते हैं उसी तरह भरे जाएंगे। यानी पहले सीधा सीधी भर लेंगे तब उल्टा जोड़ा लगाएंगे। अब ये जो खाली बच जा रहे हैं, एक S के 3p के, यही संकरण में भाग लेंगे। ऐसी खाली कक्षकों में Cl अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा और जुड़ जाएगा लोहे से, निकल से जुड़ेगा और निकल से जुड़ जाएगा। तो अब चूंकि ये कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरण हो जाएगा sp3, है ना। एक S है 3p है, इसलिए sp3 संकरण हो गया। अब चार Cl आएंगे या चारों अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यानी 4 Cl माइनस आयन द्वारा प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें दिया गया है। युग्म का मतलब जोड़ा में, 4 जोड़े में। अब NiCl4 का 2- का संकरण sp3 है, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। ठीक, इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। sp3 होगा तो चतुष्फलकीय, बस ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। sp3 होगा तो चतुष्फलकीय। लेकिन हमें
इसको पूरी तरह से लिख के दिखाना पड़ेगा कि फिर ज्यामिति क्या होगी, फिर चतुष्फलकीय होगा कि वर्ग समतलीय होगा। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो ये अनुचुंबकीय भी होगा, लेकिन हमें ज्यामिति खाली बताना तो इसलिए हमने ज्यामिति बता दिया केवल। अब दूसरे का हमें बताना है चुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय। वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया हमने। Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे प्लस 3 आएगा। कैसे निकालते हैं? तो इसका 0 होता है, गुणे 6 करेंगे तो भी 0, और बाहर में बराबर में 3 है, यही 3 ऑक्सीकरण बन गया। क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो 24 में से बचा कितना? 21 बचा। 21 के अनुसार सजाएंगे तो 4s खाली रहेगा, 4p भी ले लेंगे और 3D में 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। पहले ही मैंने बता दिया कि 4s का ही इलेक्ट्रॉन पहले हटाते हैं क्योंकि ये चौथे कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ये तो 3D तो तीसरे कक्षा का है, तो पहले चौथे कक्षा का भाग लेगा, बाद में तीसरे कक्षा का भाग लेगा, इसलिए पहले इसी का इलेक्ट्रॉन 0 होता है। 3D में 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, 4s खाली है, 4p भी खाली है। NH3 एक प्रबल लिगंड है, लेकिन 3D के केवल अंतिम 2 कक्षक ही भाग लेते हैं, इसलिए 3D के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते। NH3 प्रबल लिगंड है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रबल लिगंड कौन कौन है उसको नोट्स में बताया गया, आप नीचे देख सकते हैं, लिंक जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन से पूरा नोट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रबल लिगंड है। फिलहाल मैं बता देता हूँ। NH3 CO CN ये तीनों प्रबल लिगंड है, ये रहेंगे तो हमेशा हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं भरा जाएगा क्योंकि भरेंगे तो यहाँ पे कितने कक्षक खाली हो जाएंगे? 3, 1 2 3 कक्षक खाली हो जाएंगे, और 3 कक्षक कभी भी ज्यामिति में भाग नहीं लेता है। इधर से 3D D3 कक्षक होने पर ज्यामिति नहीं बन पाएगी, केवल 2 ही भाग लेते हैं, 2 इधर से 2 कक्षक ही भाग लेते हैं। वही वाली बात यहाँ पे लिखा गया है, तो युग्मित नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे वैसे ही रहेगा, और ये 2 भाग लेंगे और तो हो जाएगा D2 एक यस, और P में से कितना भाग लेंगे तो देख लेते हैं। हाँ, तो NH3 अपना कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 जोड़ा में देगा, 6 बार आएगा, यानी 2 इसमें का, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा भाग ले लेंगे, तो संकरण हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये बच जाएंगे तीनों, अब चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। आगे देखते हैं। यहाँ से ये 6 ऑर्बिटल भाग ले लेंगे और इन 6 षटकर बनाएंगे D2sp3 संकरण, यानी अष्टफलकीय आकृति हो जाएगा। यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ही चुंबकीय गुण हो दिखाते हैं, नहीं रहने पर प्रतिचुंबकीय दिखाते हैं। 6 NH3 अणुओं द्वारा ये भर दिया जाएगा, जोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन दे देकर इसमें। अब ये इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह क्या होगा? अनुचुंबकीय। इतना साबित करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको। दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर में आया है, तो इसे कभी ऐसे पूछा नहीं इसमें से 5 नंबर में, ये पूछ सकता है, ये ऐसे पूछ सकता है, ठीक। फिर NiCN4 2- निकल का में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसमें, इसको भी साबित करना है कि ये चुंबकीय की अनुचुंबकीय है। और फिर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2 त्याग दिया, 26 बचे, 26 का सजाएंगे, 8 अंतिम बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 4s0 लेंगे, एक अपने से 4p भी ले लेंगे, और 3D को आगे रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हुंडे के नियम से भर देंगे, लेकिन CN एक प्रबल लिगंड है इसलिए विपरीत भरा जाएगा। अब तो पहले इसका भी जोड़ा लग जाएगा, पहले से ही जोड़ा लगते चला जाएगा, आपको उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा जोड़ा लगाते आएंगे, एक खाली बचेगा, ये सभी आपस में भाग लेंगे तो हो जाएगा DsP3 नहीं P2, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल भी भाग लेंगे, क्योंकि CN कितना है? 4 ही है, इसीलिए। तो संकरण हो गया DsP2 संकरण। तो ज्यामिति की बात करें तो ये हो जाएगा वर्ग समतलीय।
लेकिन हमें तो चुंबकीय अनुचुंबकीय संयोजन देना है, तो यहाँ पे ध्यान दिए सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे चारों एक इकट्ठा कर लेंगे और लिख देंगे कि 4 Cn माइनस आयनों द्वारा प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन युग्म से भर दिया गया। और इसमें हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है, प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न है जो 5 नंबर में आ सकता है, वो है वर्नर के उपसंयोजन सिद्धांत लिखें। और नंबर 2 तरह से पूछ सकता है, उसी में 2 दे देगा। अभी का जवाब देना है कि लिगंड क्या है, उदाहरण के साथ वर्णन करें, वर्गीकरण करें। हमें वर्णन के उपसंयोजक सिद्धांत लिखेंगे जो निम्नलिखित है। अच्छा, कह रहा है कि सबसे पहले स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1898 में उपसंयोजन यौगिकों की संरचना का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्नलिखित है। पहला था कि उपसंयोजन यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता दिखाती हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता होता है, क्या समझेंगे हम लोग। संयोजकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता, कितना वो दे सकता है, कितना ले सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्या होता है, देखते हैं। प्राथमिक संयोजकताएं समान रूप से आयनिक होती है और ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। आ रहा समझ में, यानी जो भी उपसंयोजन यौगिक में ऋणात्मक आयन है, माइनस आवेश वाला आयन, उसके द्वारा प्राथमिक संयोजकता, या वो जो जितना भी संयोजकता दिखाएगा वो प्राथमिक संयोजकता हो जाएगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पे बता रहा है तीसरा की द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, मतलब इसे ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट नहीं होगी और उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट, अच्छा दोनों द्वारा हो सकता है, ठीक। अनायनिक होती है यानी ये आयनिक नहीं है। अच्छा, समझते हैं आगे। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। हाँ, ये वाली बात है कि जितना भी उपसंयोजन संख्या में भाग लेता है अंदर बड़े कोष्ठक के अंदर, वही सब द्वितीयक संयोजकता होता है। जो बड़ा कोष्ठक के बाहर रहता है या आगे रहता है वो सब प्राथमिक संयोजकता हो जाएगा, ठीक। और इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। धातु से द्वितीयक संयोजकता द्वारा आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से सजे रहते हैं। दिक् स्थान मतलब आसमान, स्पेस में, 3D में। स्पेस मतलब 3D में, दिक् स्थान का मतलब 3 विमा में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में सजे रहेंगे एक निश्चित ज्यामिति बना के, जो कि डायरेक्ट उपसंयोजन संख्या द्वारा जुड़े हैं। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक प्रकृति की होती है, जबकि जो प्राथमिक होता है अदिशात्मक होता है, वो कहीं से भी जुड़ सकता है केंद्रीय धातु से। लेकिन ये जो द्वितीयक संयोजकता वाले अणु है वो एक निश्चित दिशा से ही जुड़ेंगे। जो प्राथमिक संयोजकता है उसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाएंगे, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है उसको सीधी रेखाओं से दिखाएंगे। इसका चित्र तो यहाँ पे बनाया नहीं गया है, कि जनरली आपको एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप नोट्स से जाके देखिएगा, नीचे लिंक दिया गया उसका डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिलेगा कि कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे यही लिया हूँ मैं। ये तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, या फिर Cn का होल 4 है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl3। इसका मुझे, इसमें देखिए ये द्वितीयक संयोजकता हो जाएगा 4 और प्राथमिक संयोजकता 3 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये बाहर से जुड़ा है, ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये रेंडमली जुड़े हुए हैं। ये दिशात्मक है, ये अदिशात्मक है। जैसे कि Fe से मान लीजिए इसको 6 कर देता हूँ। Fe से इधर से जुड़ा है Cn, इधर से Cn जुड़ा है, इधर से Cn जुड़ा है, इधर भी Cn जुड़ा है, ऊपर भी Cn जुड़ा है, नीचे भी Cn जुड़ा है। और ये जो अदिशात्मक वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से जुड़ सकते हैं Cl, यहाँ से जुड़ सकते हैं Cl, यहाँ से जुड़ सकते हैं Cl, ये कहीं से भी जुड़ सकते हैं, निश्चित दिशा में नहीं जुड़ेंगे, अदिशात्मक बाहर से। इसलिए इनको डॉट डॉट रेखा से, और जो दिशात्मक है द्वितीयक है उनको प्राथमिक से। क्लियर। अब दूसरा हमें लिगंड के बारे में बताना है। लिगंड क्या है, उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन को घेरे आयन या अणु लिगंड कहलाते हैं। यानी हम जो उपसंयोजन यौगिक देखते हैं जो बड़े कोष्ठक में बंद रहता है, उसमें केंद्रीय परमाणु यानी ये जो बीच सेंटर में है,
या आयन को घेरे आयन या अणु लिगंड कहलाते हैं। इसको घेरने वाले यही सब है ना, यही लिगंड कहलाएंगे। आगे देखते हैं। तो ये सब जितने भी हैं सब लिगंड है। अब हम लोग पहला लिगंड जानते हैं, लिगंड के प्रकार। हेडिंग लगा लीजिएगा, लिगंड के प्रकार। चलिए, पहला एक दंतु लिगंड बता रहा है कि वैसे लिगंड जिनमें एक दाता परमाणु होते हैं, यानी ये केंद्रीय परमाणु या आयन केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। अच्छा, आयन को, हाँ, दाता परमाणु या आयन को, ठीक है, को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। भी सेंट्रल परमाणु है, केंद्रीय परमाणु या आयन, उसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए एक दंतु लिगंड कहलाते हैं। जैसे ये वाले सब एक दंतु लिगंड है, क्योंकि इनके पास जो भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन है वो एक जोड़ा दे देंगे इनको, केंद्रीय धातु को। द्विदंतुर में क्या होता है, जब लिगंड धातु आयन से दो दाता परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे द्विदंतु लिगंड कहते हैं। दो दाता परमाणु यानी दो दुना के 4। तो देखिए, दो स्थितियों पर जुड़े रहते हैं। जैसे ये एथेन 1,2 डाइएमीन, ये वाला है एथेन, 2 कार्बन एथेन, सिंगल बॉन्ड एथेन, 1,2 डाइएमीन, एक पहला पर एक दूसरा पर डाइएमीन है। इसमें दो दाता परमाणु, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो दुना के 4, यानी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस तरह के द्विदंतु लिगंड कहलाते हैं। तीसरा बहुदंतुर कर दिया जाता है, एक को एक वचन, दूसरा को द्विवचन और तीसरा को बहुवचन मान लिया जाता है, ठीक। इसलिए इसमें त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षष्ठदंतुर सब आ जाएगा। इसलिए हमने ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, सीधा आप लिखिएगा बहुदंतुर। त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर के चक्कर में मत पड़िएगा, टाइम पास होगा, ठीक। कई किताबों में इस तरह दिया है त्रि, चतुर, पंच, गलत बात है, सीधा बहुदंतुर। जब एक लिगंड में दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो तो उसे बहुदंतुर लिगंड कहते हैं, ठीक। लिगंड में 2 से अधिक हो जाए, अरे एक पर सिंगुलर माना जाता है, दो पे माना जाता है प्लूरल नहीं कहेंगे, 2 को द्विवचन माना जाता है, 3 को प्लूरल माना जाता है। तो 3 से ऊपर जितना भी होगा सब बहु में आ जाएगा। बहु का मतलब 2 से अधिक उपस्थित हो तो बहुदंतुर लिगंड कहा जाता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, ये इसका नाम है डाई एथिलीन टेट्राएमीन। डाई एथिलीन टेट्राएमीन, 4 एमीन, 1 2 3 4 एमीन। तो ये 4 दाता परमाणु है इसके पास, ये चतुर्दंतुर है। एक एग्जाम्पल भी लिख के छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। परीक्षा में शॉर्ट मेनली हमको मेन बात बताना होता है, ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया क्लियर। तो इस तरह के लिगंड को बहुदंतुर लिगंड कहा जाएगा। और यहाँ से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर का जितना भी पीपीआई क्वेश्चन थे सब मैंने आपको करा दिया, ठीक, क्लियर करा दिया पूरा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।